हाँ तो बच्चों टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ये करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? किसी को आता है टूटा फूटा गलत सही जो भी? बताओ। बेटा मैंने इलेक्ट्रिक करंट नहीं पूछा, सिर्फ करंट पूछ रहा हूँ। करंट वाटर में भी होता है ना? फ्लो। करंट का एक्चुअल मीनिंग ही होता है बच्चों फ्लो। ठीक है, जैसे वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक की फंडामेंटल चीज क्या है? चार्जेस। तो इसकी डेफिनेशन बहुत बेसिक सी बन जाएगी, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं जरा कैसे होगा। जैसे बच्चे ये एक वायर है, इसको अपने जूम करके देखा। अच्छा ये बताओ, कल मैंने दो टाइप के चार्जेस बताए थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? क्या? अगर दो सेम चार्जेस अगर आप एक साथ रख दो तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है, और अपोजिट नेचर के चार्जेस रख दो तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्लियर? तो मान लेते हैं अपन इस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अपन इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं बच्चे? एक पर्टिकुलर जगह पर अपन फिक्स टाइम इंटरवल में, मतलब कि मैंने घड़ी देखी, स्टॉप वॉच लगाया और एक टाइम में कैलकुलेट कर लिया कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो डेफिनेशन, या तो फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्ज ट्रांसफर। फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as electric current. इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये पॉइंट अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे या फिर मे बी कल समझेंगे, लेकिन लिख लो अभी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? जस्ट अपोजिट। मतलब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट का फ्लो किधर होगा? अपोजिट। ठीक है, ये एक फैक्ट है, या तो मान लो, वरना इसका रीजन क्या है ये मैं आपको कल परसों में समझाऊंगा जब बैटरी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। चलो ठीक है, एक एक पॉइंट और लास्ट लिख लो। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या होते हैं? सुना है नाम कभी? क्या? हाँ, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि जैसे एक बहुत सिंपल सी बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ आपका वेट कितना है, आप क्या बताओगे? 40 kg ईस्ट की तरफ। ऐसा नहीं बताओगे ना? तो जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो करंट इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी फ्रॉम द डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब जरा इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो करंट को डिनोट करते हैं बच्चों अपन आई से। क्या फॉर्मूला बन सकता है? डेफिनेशन पढ़ के देखो। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो बेटा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को किससे डिनोट करते हो आप? कैपिटल क्यू विद रेस्पेक्ट टू, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? देखो यूनिट यहीं से बनाते हैं अपन। चार्ज की यूनिट क्या थी बच्चों? कूलम। और टाइम की? सेकेंड। तो बेटा इसको एक नया नाम देते हैं अपन, एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? एम्पियर। और फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
क्लियर? चलो इसे लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। बेटा इसका कभी भी पूरा नाम मत लिखना। यूनिट कभी भी लिखते हैं ना अपन, उसका एक फिजिक्स में एक मेथड होता है बच्चों, जैसे डिफाइंड फॉर्म में होता है ना वैसे ही लिखते हैं। जैसे किसी के नाम से अगर यूनिट है तो वो हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है, जैसे न्यूटन। ऑलवेज आपने कभी ऐसे लिखा है न्यूटन? हमेशा आप ऐसे ही लिखते हैं न्यूटन। ठीक, जैसे मीटर लिखना हो तो उसको स्मॉल में लिखना है अपन, स्मॉल एम। कई लोग गलती करते हैं, ग्राम लिखने के लिए जीएम यूज कर लेते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, गलत होता है। ग्राम को सिर्फ स्मॉल जी ओनली, ठीक है। ऐसे सेकंड को ओनली एंड ओनली स्मॉल एस, ऐसी सी मत लिखना। ये ज़रूरी होते हैं क्वांटिटीज़ के नाम सही से लिखना, ठीक है। आप लोग परफेक्ट यूज़ करना, तो एम्पियर को कभी पूरा मत लिखना, ओनली कैपिटल है, ठीक। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो बच्चों। अ चार्ज ऑफ 1 coulomb, a charge of 1 coulomb passed through a wire in 1 second what is the amount of current? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वन एम्पियर। चलो वेरी गुड। अब बेटा आपके एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी ऐसी लिखी हुई कि 1 एम्पियर करंट किसे बोलेंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक्चुअली में डेफिनेशन गलत होती है, बट ये 12th में जाके सीखोगे आप लोग। बट फिलहाल अभी आप लोग बोल सकते हो 1 एम्पियर करंट किसे कहा आपने? व्हेन द चार्ज फ्लो 1 कूलम एंड द टाइम 1 चार्ज फ्लो 1 कूलम इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर ट्रांसफर होता है तो अपन को कितना करंट मिलेगा? 1 एम्पियर का, ठीक है। चलो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाए थोड़ा सा। इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स passed from a wire in 2 seconds, what is the amount of current? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। When 5 electrons passed from a wire in 2 seconds, what is the amount of current? क्या 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 फिर से बोलो। 2.50। क्वेश्चन को समझा करो। मैंने क्या दिया है? मैंने चार्ज नहीं दिया आप लोगों को, मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे नहीं आए थे उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये मैंने कल पढ़ाया था चार्ज कैसे निकालते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है या नंबर ऑफ चार्जेस, और स्मॉल क्यू होता है बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इस क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू होती है बेटा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट कैपिटल क्यू निकालना है मुझे। एन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5, और फंडामेंटल चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा आपने कुछ गलती कर दी। टाइम देखो 2 सेकंड दिया मैंने, आपने 1 सेकंड के लिए निकाला। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब करंट निकाल लें। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? चलो कितना? ये कहाँ से ले आप 19?
अब बेटा करंट निकालना है मुझे, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप लोगों ने कहा सर वैल्यू रख देते हैं -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन टाइम कितना गिवन था 2 सेकेंड। आपने इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया -4 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों एक और मेरे को बात बतानी है आप लोगों को, अगर कभी भी करंट की वैल्यू में माइनस आता है या प्लस आता है, करंट की वैल्यू माइनस आता है या प्लस आता है, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं अपन ने सोचा करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, अपन ने सॉल्व किया, आंसर में आ गया माइनस, मतलब कि अपन ने जो डायरेक्शन सोची थी वो गलत सोची थी। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ये, ठीक है, या गिवन जो था वो डायरेक्शन अपोजिट था। तो आप इसको -4 लिखो या प्लस का 4 लिखो, आपको ये बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन फ्लो अपोजिट, ठीक है। अगर ये बात नहीं भी समझ आई हो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम आ रही है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन से तो हमारा भला नहीं होने वाला, इतना कम आया है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, कम से कम लाखों करोड़ों में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अगर मुझे 1 एम्पियर भी करंट चाहिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, 1 एम्पियर करंट के लिए देखो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, if 6.25 into 10 to the power minus 18, sorry 10 to the power 18 electrons are flown in 1 second, what is the amount of current? ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, अरे उसको कह रहा हूँ मानव। क्या आंसर लाए तुम, 200√2, कितना आ गया, मैं आराम से बैठा हूँ, मतलब मुझे पता है कि कैलकुलेशन लंबी है। मैं ही कर देता हूँ बेटा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो बच्चा। ये क्या दिया है मैंने, क्वेश्चन में वापस से पढ़ो क्या दिया हुआ ये, मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो यानी आपको क्या गिवन है, ये स्मॉल एन। अब रुक जाओ मैं कर रहा हूँ, तो ये स्मॉल एन दे रखा था मैंने, क्या आप इससे कैपिटल क्यों निकाल सकते हो, इजी है, तो बस पहले कैपिटल क्यों निकालो। Sir, 1 ampere current. वेरी गुड, मल्टीप्लाई करें इसको, इसको मल्टीप्लाई करके सब लोग सॉल्व करके बताओ इसका आंसर 1 आना चाहिए, 1 कूलम। 0.5 आ रहा है, मैंने 1 सेकेंड बोला था ना। सबका आ रहा है ये Q1, किसको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो बताओ, मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। नहीं आ रहा ना कृष्णा, नहीं आ रहा, चलो गुड, आ जाओ इधर देखो।
6.25 और 1.6, इन दोनों को अलग से रख देते हैं, माइनस चार्ज बाहर लगा दिया। अंदर देखो क्या है, 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आएगा, 625 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दूं मैं। देखो दो वैल्यूज इसके बाद निकली और एक इसके बाद निकली, 3 0 हो गए। ठीक, और यहाँ पर सॉल्व किया मैंने, राजारन सिंह बेटा अपना माइक ऑफ करो। इसको डायरेक्ट अपन पावर को ऐड कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है, तो बेटा इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आएगा। 625 इंटू 16 जल्दी करके बताओ। सर 5 सॉरी सर, सिंप्लीफिकेशन से 5 है। अगर आप 625 इंटू 16 करते हो तो ये 10,000 आता है बेटा। अच्छा आपने 1000 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो 3 0 से 3 0 गुजर गए, 10 की पावर +1 और 10 की पावर -1 क्या होगा, 1। तो चार्ज कितना आया, 1 कूलम, ये लिखा है मैंने। ठीक है, टाइम कितना गिवन था आपको, 1 सेकेंड। चार्ज कितना गिवन है, 1 कूलम। कितना आंसर आएगा, 1 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -1 आ जाएगा। मैंने अभी तो बताया था प्लस और माइनस से सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, और प्लस माइनस कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या डिनोट करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, इसमें किसी को कोई डाउट। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पढ़ के देख लो एक बार पीछे जो भी किया है अपन। डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चों पोटेंशियल से क्या समझते हो, कोई चीज, कोई टर्म दिमाग में आ रहा हो, पोटेंशियल क्या होता है कुछ। सर क्षमता। अच्छा, तुमने सही कहा, कैपेसिटी। एक्चुअली बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, जो आप स्टोर्ड एनर्जी समझते हो। पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरह से आप समझ लो कैपेसिटी। ठीक, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कितनी देर पढ़ सकते हो, तो कोई मुझे बोलेगा 1 आवर, कोई बोलेगा 2 आवर्स, कोई बोलेगा पढ़ ही नहीं सकता, है ना। तो सबका अपना अपना पोटेंशियल है, हर हर व्यक्ति का अपना अपना पोटेंशियल होता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक पोटेंशियल होता है, मतलब अपनी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, अपन इस पे बात करते हैं कैपेसिटी होती क्या है। इससे पहले एक दो छोटी मोटी टर्म्स और पूछना चाहूंगा। ये इनफाइनाइट सुना है आप लोगों ने, क्या होता है इनफाइनाइट, मैथ्स में पढ़ा होगा ना इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, कुछ बता सकते हो। अनकाउंटेबल, फिजिक्स में भी होता है एक इनफाइनाइट।
चलो फिजिक्स का इनफाइनाइट समझ लेते हैं, मैथ्स का तो आप सबको आता होगा, एक ऐसा नंबर जहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, है ना। फिजिक्स में समझो क्या होता है। मान लो बेटा मेरे पास एक भैंस है, उसको मैंने एक खूंटे से बांध दिया, ये उसकी रस्सी, तो क्या ये भैंस सिर्फ इतने ही दूर पे घूम सकती है ना, इतने ही दूर पे घूम सकती है। मैंने यहाँ पर इस भैंस के लिए खूब सारा पिज्जा बर्गर रख दिया, क्या ये भैंस खा सकती है? खा सकती है? तो बेटा ये क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि ये पहुंच ही नहीं सकती वहां पर, यानी ये पिज्जा इसके लिए कहां पर रखा है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे मतलब जहां पर ये नहीं पहुंच सकता उसे आप क्या कहते हो? इनफाइनाइट। यही सेम इनफाइनाइट चीज मैथ्स में भी तो होती है, एक ऐसा नंबर जहां पर आप पहुंच नहीं सकते। तो यहाँ पर फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर जो इसके रेंज से बाहर थी, ठीक है। वो इनफाइनाइट आप यहाँ पर भी इनफाइनाइट बोल सकते हो, यहाँ पर भी इनफाइनाइट बोल सकते हो, यहाँ पर भी इनफाइनाइट बोल सकते हो, बस कुल मिला के बात ये रेडियस से बाहर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो अब जरा अपन देखते हैं फिजिक्स में इसका क्या जरूरत है। अब एक दूसरी चीज, जैसे कि आप लोगों ने कई टर्म सुना होगा, या फिर मैं आपसे जनरली एक पूछो कि मैं इस पेन को अगर ड्रॉप करता हूँ तो ऊपर जाएगी, सबको पता है? क्या पता है? नीचे जाएगी। नीचे क्यों जा रही है? यानी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। देखो फोर्स और फील्ड में एक डिफरेंस समझते हैं। फोर्स क्या होता है? जब अपन डायरेक्ट कांटेक्ट पे किसी को पुश और पुल कर रहे हैं, अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ किसी से और तब फोर्स लगाता हूँ, जब पुश और पुल करता हूँ, तो वो एक फोर्स होता है। और फील्ड क्या होता है? तो फील्ड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो बॉडीज के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी फोर्स लगता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। क्या इन दोनों पे कोई फिजिकल कांटेक्ट था? नहीं था, बट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अर्थ पे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉप करूंगा तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। सेम यही चीज होती है बेटा चार्जेस के साथ भी। चार्ज में क्या होता है? जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है बच्चों, तो ये अपने अराउंड एक एरिया बनाता है। जैसे मैग्नेट के अराउंड भी बेटा एक एरिया होता है। इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप आयरन का पीस लाओगे इस पे फोर्स लगा देगा, लेकिन इससे अगर ये बाहर रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब फील्ड का मतलब आप जनरली मतलब क्या समझते हैं? खेत, एक एरिया। तो वही बात है यहाँ पर भी, ये अपने अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया रखता है, जिस एरिया में अगर दूसरा चार्ज आता है, एंटर करता है, तो इसे क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, जो भी करेगा, मतलब उस पर एक फोर्स लगाता है। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में एंटर होने के बाद उस पर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होता हो तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं अपन? फील्ड। क्लियर? ऐसे एक चार्ज के अराउंड भी फील्ड होगा, इसमें जैसे ही कोई भी दूसरा चार्ज आएगा इस फील्ड के अंदर, वैसे उस पर ये क्या करेगा? ये चार्ज फोर्स लगाएगा। अब मे बी अट्रैक्शन हो सकता है, मे बी रिपल्शन हो सकता है, वो बाय नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। बट ये तो क्लियर है कि फोर्स लगाएगा। फील्ड समझ आ गया? एक पर्टिकुलर एरिया उसके अराउंड, जिस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर? चलो मेरे टॉपिक पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिक्स क्लियर है, इनफाइनाइट पता है, फील्ड पता है। डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वर्क डन, वर्क डन, पोटेंशियल की लिख रहे हैं अपन डायरेक्ट। वर्क डन टू कैरी a charge, to carry a unit charge, to carry a unit charge from infinite to the electric field. ठीक है। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा फिजिकली समझते हैं, क्या क्या बोलना चाहता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर एक चार्ज था Q, इसके अराउंड एक फील्ड बनेगा।
यहाँ पर कहीं पे दूसरा एक चार्ज क्यों रखा हुआ था? ठीक, क्या ये चार्ज उस चार्ज पे कोई फोर्स लगा रहा है? क्यों? फील्ड से बाहर है, मतलब कि ये वाला चार्ज कहाँ पर रखा है? इन्फिनिट पे। तो मैंने यही बोला है, वर्क डन। चलो आगे देखते हैं। अब इस चार्ज को बेटा मैं उठा के लाऊंगा या खुद उठ के आ जाएगा? अभी तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, खुद तो नहीं आ सकता, तो मुझे उठा के लाना पड़ेगा। तो इस चार्ज को जब मैं उठाकर इस फील्ड के अंदर लेकर आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज क्या होता है अभी बताऊंगा। तो वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक मैं वर्क डन करके लेके आ रहा हूँ उसे। और इसमें जो मैंने वर्क डन किया वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? पक्का? फॉर्मूला बनाए तो बेटा इसका फॉर्मूला हो जाता है, V से डिनोट करते हैं बच्चों पोटेंशियल को। V इज इक्वल टू वर्क डन था पर यूनिट चार्ज। ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q। क्लियर? यूनिट बनाए इसकी। वर्क की यूनिट क्या होती है? किसी को वॉट तो नहीं लगता? तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, कैपिटल J कैपिटल C। और इसको एक नया नाम भी देते हैं अपन, कई जगह पर ये VOLT करके लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन सही रिप्रेजेंटेशन V होता है। ठीक है, तो वोल्ट। ठीक है, कितने उभासिया लोग हैं, कंटिन्यू तब से उभासिया लिए जा रहे हो। क्लियर? अच्छे से आया समझ में? नेक्स्ट चलो, क्वेश्चंस नहीं करे, करवाऊंगा, होल्ड करो। नेक्स्ट बच्चों लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। एक बात बताओ, एग्जैक्टली क्या मैं कभी बता सकता हूँ किसी का पोटेंशियल कितना है? नहीं बता सकता। जैसे कि मान लो मैं कृष्णा को बोलता हूँ बहुत सारा काम करना है इसे, बहुत देर पढ़ा ये, थक गया, अब बोल रहा सर कुछ भी कर लो मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है जाओ। बोला सर अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा फिर भी देखा जाएगा, जाओ। ये नीचे उतरा कि इसके पीछे एक सांड पड़ गया, क्या करेगा? कहाँ से आई एनर्जी? तो एनर्जी थी ना, मतलब इसके पास, बस ये इसको मना कर रहा था कि एनर्जी नहीं है ना? एनर्जी तो पहले से थी इसके पास। सेम इसीलिए मैं एग्जैक्ट पोटेंशियल किसी का नहीं निकाल सकता। तो हमें क्या निकाल, लेकिन मैं कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ कौन सा बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, कौन सा बच्चा कम पढ़ता है, ये तो मैं इजीली बता सकता हूँ ना। तो इसलिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता था एक कम पड़ता है दूसरा ज़्यादा पड़ता है, कौन ज़्यादा पड़ता है ये तो इजीली निकाल सकते हैं अपन। क्लियर है ये बात? करें इसको पोटेंशियल डिफरेंस को। अब जरा समझो क्या होता है। यहाँ पर तो वर्क मैंने क्या किया है बेटा, चार फील्ड के अंदर लाने के लिए मैंने वर्क किया था। अब की बार ऐसा नहीं कर रहे अपन, अब की बार वो फील्ड में पहुंच चुका। मान लेते हैं पहली बार मैं उसे फील्ड से यहाँ से उठाकर ए पॉइंट तक लाया था, दूसरी बार मैं उसे यहाँ से उठाकर किसी बी पॉइंट तक लेकर। एक बात बताओ, ए तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या बी तक? यानी कि मैं मान लूँ वी बी जो है, वी बी ये वर्क ड्यू टू बी है और वी ए जो है वर्क ड्यू टू ए है। अगर मुझे ए से लेकर बी तक ले जाना होता तो कितना वर्क करना पड़ता? अरे माइनस प्लस क्यों, वी ए यहाँ तक है, वी बी यहाँ तक है, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? यूनिट क्या होगी इसकी, वही वोल्ट। फॉर्मूला कैसे बनाया समझ आया? डेफिनेशन भी लिखवाऊं? चलो आराम से छाप लो, कोई जल्दी नहीं।
अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली डेफिनेशन में डायग्राम जरूर बनाना, जरूरी है उसमें डायग्राम बनाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले वाले में, ये ए बी को हटा दो, बाकी बना लेना कि अपन क्या कर रहे हैं, वरना आपको याद नहीं रहेगा। भैंस और पिज्जा वाला तो नहीं बनाया ना? ठीक है। सीधी सी बात है, जो वैल्यू बड़ी लग रही है उसमें छोटे को माइनस कर देना। ठीक है, एक्चुअली में देखो पोटेंशियल डिफरेंस एक बार मैंने ये ऐसे पढ़ाया, आपको एक बार और पढ़ाना पड़ेगा मुझे। क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 टॉपिक साइमल्टेनियस होते हैं, पहले तीनों एक बार थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है, फिर तीनों को साथ में समझना पड़ता है। पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। तो ये तीनों समझाने के बाद फिर तीनों को साथ में मुझे समझाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस पहले ये तो कर लें, अभी 7-8 दिन चलेगा चैप्टर, ज़्यादा चलेगा। तुम चिंता ही मत करो। अरे अभी उसका टर्म 1 में नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट टेस्ट जो होंगे। चलो ठीक है, एक बार बेटा अपन रेजिस्टेंस टॉपिक और समझ लेते हैं, फिर मैं इन तीनों को एक बार यूनिफाइड करके कल की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन को एक बार वापस से तीनों को लिंक करके समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो रेजिस्टेंस। सर आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताएं। ओके 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 ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेकंड, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी अपन ने। वैसे क्या डेफिनेशन लिखवाऊँ, चलो लिख लो। वर्क डन to move a charge, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो मूव करवाया इस बार। ठीक है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रेजिस्टेंस। पहले इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते रेजिस्टेंस की। अच्छा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है फिजिक्स में, मज़े आने चाहिए। क्या केमिस्ट्री से क्या लेना देना है इसका? अच्छा तुम्हें लग रहा है केमिस्ट्री चल रही है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर से। नेक्स्ट लिखो बेटा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो एक बार। ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑब्स्ट्रगल in the flow of charges। अच्छा आप लोगों को मैंने एक बात नहीं बताई, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बच्चों, और मैंने एक मेरी खुद की गाड़ी भी बनाई है। खैर चलो, मैं वो टॉपिक यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा हूँ, तो उसका रीज़न है हमारे टॉपिक। समझो मेरी बनाई हुई गाड़ी, मैंने यहाँ पर एक सड़क दी आप लोगों को, और क्लास में से 10 बच्चे लिए मैंने। इस गाड़ी की खास बात यह है बच्चों कि ये मिनिमम और मैक्सिमम 100 की स्पीड से ही चलती है,
ना तो 100 से कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, 10 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया यहाँ पर मैंने। चलो ठीक है, मान लो 10 हो गए, 10 को एक साथ खड़ा कर दिया और मैंने बोला चलो एक साथ स्टार्ट। आपको लग रहा है बिल्कुल आराम से सारे पहुंच जाएंगे, सबको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, एक साथ बिल्कुल इजीली पहुंच जाएंगे, है ना। बट रियल में सड़कें तो ऐसी होती नहीं है। हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कोई सड़क पे केले का छिलका फेंक जाएगा, ठीक है, कोई सड़क पे खड़ा होकर समोसा खा रहा होगा, कोई ऐसे गाड़ी रोक के फ़ोन पे बात कर रहा होगा, है ना। ऐसे अजीब जैसी चीज़ें होंगी। और अगर ये सब कुछ नहीं भी हुआ तो उससे अच्छी चीज़ होगी कि वो सड़क के बाहर ब्रेकर लगा देंगे। जैसे अच्छी सड़क बनती है उसके आगे ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, पता है आप लोगों को, देखा ही होगा। अगर कोई सड़क गलती से अच्छी बन जाती है तो उस पर ब्रेकर लगा दिया जाता है, ठीक है, वरना तो अच्छी बनती ही नहीं है। चलो, तो यहाँ से गाड़ियाँ जैसे जाएगी, अब बताओ सारे के सारे पहुँच जाएंगे क्या? बेटा पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वो बात की बात है, एक्सीडेंट तो होगा, पक्का होगा किसी ना किसी का, है ना। सारे के सारे तो नहीं जा सकते सेफली। तो अब जरा दो चीज़ें समझो, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट फ्री है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्या होता है, सच में बता रहा हूँ, नहीं होता, एक्सीडेंट फ्री कार ही है वो। क्या? चलती नहीं है, करते ना बैल बुद्धि वाली बात। चलो, तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, तो मान लो एक्सीडेंट होता तो है बट उसमें अंदर बैठने वाले पैसेंजर को चोट नहीं आएगी। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ, चोट नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, आदमी उठेगा और वापस चल जाएगा। पहुँच तो 10 के 10 यहाँ पर जाएंगे, लेकिन क्या 10 साथ में पहुँचेंगे? पहले केस में तो साथ में पहुँच रहे थे ना, ये बात क्लियर है। क्यों रुक गए वो, ऐसा क्यों हो गया, आगे पीछे लेट हो गए? क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल्स थे। अब दूसरी बात करते हैं वायर की। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कोई भी वायर क्या बिना एटम के बना सकते हो? एटम तो होंगे ही होंगे, सारे वायर्स में एटम होंगे, वो एटम्स कुछ ऐसे लगे हुए होंगे। और आपने यहाँ से बोला इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, जाओ, कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन? बछीड़ खाता हुआ, है ना, ऐसे टकराते हुए, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे टकराते टकराते बार बार इधर टकराएगा, फिर उधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा। कितने सारे एटम्स हैं, सोचो आप एक वायर में, आप लोग जानते हो अगर मैं एक वायर नॉर्मल सा बनाऊं तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? कितने एटम्स होते हैं? और अगर मैं कॉपर का वायर बनाता हूँ तो ओनली 63 ग्राम ऑफ कॉपर वायर में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तब सोचो कितने टक्कर खाने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन टक्कर की वजह से क्या उसकी एनर्जी कुछ लॉस होगी? जैसे आप लोग भी गिर जाओगे तो अरे यार पड़ गए, चाहे उठ के चल भी जाओगे लेकिन गिर तो गए, एनर्जी तो लॉस हुई ना आप लोगों की भी। वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी लॉस होती है। तो ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर है? अब आप लोग ये वाला डायग्राम बनाओगे और डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, इसके बाद इसके बारे में और भी चीजें बताता हूँ। नीचे वाला देखो, ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है? विजुअलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है? कुछ और होता है लेकिन ठीक है, वो कुछ और होता है। इस वजह से ही कोई भी पुरानी वाली अपने येलो वाली लाइट्स देखी है, वो इसी वजह से चलती है। आपको लाइट दिखाई इसी के कारण देती है। क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू एटम से टकरा रहे होते हैं, तो एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो जो एनर्जी आपको लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देता है। यही सेम कॉलिजन की वजह से आप लोग सर्दी में अगर गलती से नहाते हो तो जो रॉड यूज लेते हो ना पानी का या गीजर में, तो उसमें बेटा वही रेजिस्टेंस वायर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन की वजह से क्या जनरेट होता है, हीट। तो उसी हीट की वजह से क्या होता है, आपका पानी गर्म होता है। रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को एक जनरली एक आइडिया के लिए बताया। ये चीज मत लिखना, ये तो केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। ये
ये तुम लोगों ने पढ़ा था पिछले साल, मोल पढ़ा था, यही तो था अवोगाद्रो नंबर। अच्छा नहीं पढ़ा था, वैसे वो अवोगाद्रो नंबर यही तो था। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर रेजिस्टेंस। अब जरा बेटा अपन ने तीनों चीज पढ़ी है, इसको एक बार एक साथ विजुअलाइज करके देखते हैं। मान लो क्या नाम था तुम्हारा, अनुज। अनुज को मैं इस खिड़की से बाहर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कई बच्चों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आयुष का। इस खिड़की से बाहर पुश करना था इसको, ठीक है। सबसे पहले आयुष गया, उसके बाद और भी और बच्चों के नाम लेता हूँ, जैसे कृष्णा गया, सिद्धार्थ गया, सब बच्चों ने ट्राई किया। तो सबसे पहले जब आयुष गया तो बस इसका थोड़ा सा सर बाहर गया, बाकी कुछ नहीं हुआ, आयुष से नहीं हो पाया। फिर सिद्धांत गया, इसने मान लेते हैं थोड़ा सा चेस्ट तक इसको आगे कर दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मानव से भी सेम ऐसा ही कुछ रहा। फिर मेरा नंबर आया और मैंने इसको बाहर ही कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ों को समझो। जिसको मैं पुश कर रहा था वो क्या था, तो वो था हमारा करंट, जिसको हम पुश करने की कोशिश कर रहे थे। पुश कर कौन रहा था, तो दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंस। आयुष इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सिद्धांत इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई एम आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसको करंट को फ्लो होने में रोक कौन रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो करंट के फ्लो को रोक कौन रहा था, रेजिस्टेंस। और करंट को फ्लो कौन करवा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इस एग्जांपल से याद रहेगा आप लोगों को? अगर नहीं रहे तो आज के बाद इसको करंट के नाम से बुलाना, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर? चलो ठीक है, चलो अब आप लोग पढ़ लो जो भी पढ़ना हो आप लोगों को अभी। मतलब फिजिक्स में अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लो, मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा चार्जेस डेवलप करवाए थे कल अपन ने, कल थे ना, चार्जेस डेवलप कराए थे। वो चार्ज डेवलप होकर इस एटम से फ्री है। अपन ने क्या किया, खूब सारे चार्ज डेवलप करके एक साथ रख लिया एक पर्टिकुलर जगह पर, और दूसरी जगह अपोजिट चार्ज रख दिया। जैसे समझो इस चीज़ को कैसे करते हैं अपन, अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे मैं कल बताता। ये देखो, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बेटा ऐसा, जब अपन प्रैक्टिकली कॉपी में बना रहे होते हैं तो ऐसा बनाते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, और इसको मैंने कनेक्ट किया बच्चे एक बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारा वायर। अभी मैंने आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, फिलहाल मैंने नहीं बताया। अब बेटा ध्यान दो, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या, एक ऐसी जगह बैटरी में, एक ऐसी जगह आपने देखा होगा बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हो। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रखा हो। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी एटम्स थे, मान लो यहाँ पर एक कार्बन का एटम रखा था, तो मैंने इससे इलेक्ट्रॉन छीना, ये नेगेटिव प्लेट बनाया मैंने, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया व्हाइल आई एम चार्जिंग द बैटरी, और किसको दे दिया था, नेगेटिव टर्मिनल को लाकर इलेक्ट्रॉन दे दिया था। क्या अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बन गया, बन गया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जैसे इसको रास्ता मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग के आएगा। यही चीज़ हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से इस वायर में घूमते हुए रेजिस्टेंस के रास्ते होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बीच में क्या फ्लो हुआ था, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो हुआ था। इसलिए मैं इसको कल बताऊंगा आपको अच्छे से, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना कल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चे, चैप्टर 9 में नहीं, ये चैप्टर 9 में कहा था नहीं। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, हाँ बेटा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 में था, बट मैंने कल बताया था, मैंने ये जानता था कि 9 में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, मुझे अच्छे से पता था, तो मैं उतना तो बता के चलता हूँ जितना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। कर लो एक बार ट्राई। हाँ होमवर्क सुन लो, एनसीईआरटी से बेटा आज यहाँ तक रीड करके आना आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी से पूरी रीडिंग करके आनी है, और ट्राई करना कि आप लोग एक समरी लिख पाओ जो अपन ने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। समरी मतलब डिटेल्ड समरी,
23rd ऑफ मार्च। अच्छा, आज के दिन कोई हिस्ट्री है क्या? 23rd मार्च कोई हिस्ट्री? हिस्ट्री पूछ रहा हूँ बेटा, तुम प्रेजेंट बता रहे हो। 23rd मार्च 1931 अमर शहीद सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। जानते हो ना भगत सिंह को? उन्हें फांसी दी गई थी आज। तुम्हारा बर्थडे आता है? सुखदेव और राजपूत को। हाँ बेटा, तीनों को साथ में दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु।